अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाजरीन, स्क्रीन जो हमें जोड़ती भी है और जगाती भी है। आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है। आगाज़ में इसी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक टेलीविज़न आज भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा काबिल रसाई मीडिया है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ सच छुप नहीं सकता, झूठ टिक नहीं सकता और ताकतवर भी जवाबदेह बन जाता है। यही वो स्क्रीन है जिसने जंगों की सच्चाई दिखाई, आफतों की चीखें सुनाई, जालिम को बेनकाब किया और मजलूम को आवाज़ दी। वर्ल्ड टेलीविज़न डे हमें याद दिलाता है कि सही खबर सिर्फ इत्तला नहीं, एक अमानत भी होती है। अब नाज़रीन, बाकायदा तौर पर प्रोग्राम की बात करें तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द डे की बात करेंगे दुबई एयर शो की, जहां दुनिया टेक्नोलॉजी, महारत और एतमाद का मुजाहरा करती है। वहां एक बार फिर भारतीय दावों का गबारा फट गया है। भारत जिस तेजस को अपनी दिफाई खुद कफालत का ताज समझता था, वही तैयारा दुनिया के सामने जमीन बोस हो गया है। ये हादसा सिर्फ एक मशीन का नहीं बल्कि उस एतमाद, सियासी प्रोपेगेंडे और खोखली शोबाजी का था जिस पर भारत बरसों से अपनी अस्करी बर्तरी का महल खड़ा कर रहा था। उधर पाकिस्तान ना शोर ना बड़क मगर कारकर्दगी और वकार के साथ मौजूद। दुनिया ने पाकिस्तान के स्टॉल्स पर रश भी देखा, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की तारीफ भी सुनी और एक बार फिर पाकिस्तानी एविएशन कम्युनिटी ने अपनी सलाहियत से सबके दिल जीत लिए। भारत की सुबकी पर पाकिस्तान ने तंज के तीर नहीं चलाए बल्कि वही क्लासिक पेशकश की जो 27 फरवरी 2019 को दुनिया नहीं देखी थी कि चाय तो पीकर जाएं। ये जुमला आज दोबारा गूंज उठा, मगर इस बार दुबई में सिफारती आदाब के साथ आजिज़ी में लिपटा हुआ, मगर एक ज़बरदस्त पैगाम लिए हुए। प्रोग्राम के आगाज़ में हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इतनी भारी दिफाई टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद भारत जो है उसकी सुबकी पूरी दुनिया देख रही है। इसके साथ साथ आज हम वतन अजीज़ की सियासत की भी बात करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला खासा तूल पकड़ता जा रहा है। ऐवान में नारे, डेस्क थपथपाना, वॉकआउट सब कुछ होता है, मगर जब बात फैसलों की आए तो अपोजिशन की सफ़ों में खामोशी, पसे पर्दा सौदेबाजी और ज़ाती मफादात गालिब आ जाते हैं। अमली सियासत, हिकमत अमली और पार्लिमानी किरदार कहीं दूर खो चुका है और दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसे में ऐवान में हकीकी ऑपोजिशन आखिर कहां से आएगी, सवाल ये होगा। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सवाल वही पुराना है कि कराची का आखिर असल वारिस कौन है। एक तरफ पीपल्स पार्टी है जो बरसों से सिंध की हुक्मरान जमात होने का दावा तो करती है, मगर कराची के शहरी ये पूछते हैं कि अगर इख्तियार था तो शहर आज भी मसाइल की दलदल में क्यों फंसा है। दूसरी जानिब MQM जो हर इलेक्शन में शहरी मैंडेट का हवाला तो देती है। अवाम पूछते हैं कि क्या MQM वाकई कराची की आवाज़ है या सिर्फ सियासत का एक टुकड़ा है। इन सवालों के जवाब अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। आपको तारुफ करा देती हूँ अपनी पैनल का। आज के डिस्कशन के लिए एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ये भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हमारे पास सीनियर तज़किया नसीर वागा साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, 83 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट रखने वाला भारत, हमने देखा कि एक बार फिर ग्लोबली एम्बैरस हुआ जब हमने देखा कि दुबई एयर शो में भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ और वजह यह बताई गई कि इसमें तकनीकी खराबी थी। क्या कहेंगे सर आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक तो मैं पहले ज़रूर अफसोस का इजहार करूंगा। एक फाइटर पायलट के तौर पे मैं समझता हूं कि किसी भी एयरक्राफ्ट का क्रैश होना ड्यूरिंग ट्रेनिंग फ्लाइट या मैनूवरिंग या एरोबेटिक्स के दौरान एक शर्मिंदगी तो है उस मुल्क के लिए, लेकिन ये एक अफसोस की बात भी है कि एक पायलट जो है उसने अपनी जान खोई और वो इजेक्शन भी नहीं कर सका और अनफॉर्चुनेटली क्रैश हुआ। तो ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा भी रहे हैं और हमने भी कुछ इस तरह के क्रैशेस देखे हैं, कुछ लोगों को खोया है। बट और बड़ी मॉडर्न एयरफोर्सेस F-35 जैसे जहाज भी क्रैश होते रहे हैं क्योंकि ये प्रोफेशन का एक हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि पायलट जो है उसकी इजेक्शन नहीं हो सकी और वो भी उसने अपनी लॉस्ट हिज लाइफ।
तो इसको एक जगह पे रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो मार्का हक की जो आपने बात की और जो उनको ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम देखना पड़ा, वो एक डिफरेंट चीज थी, वो जंग थी और उन्होंने हम पे एक वार करने की कोशिश की थी। एग्रेसर्स थे वो लोग और उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके साथ जहाज गिराए। वो भी उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वो 80 जहाज लेकर आए, इतनी बड़ी एयरफोर्स, और वो अब 3-4 पहले वाले घंटों में ही कंट्रोल ऑफ एयर जो है वो पाकिस्तान फजाइया ने हासिल किया। वो उसकी महारत थी, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग थी, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटीग्रेशन ऑफ एसेट्स थी और एम्प्लॉयमेंट की सुपीरियरिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने वो मकाम हासिल किया और उनके बहुत मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज राफेल जैसों को तबाह किया। तो देखें, ये जो तेजस है ये इनका एक प्राइड ऑफ नेशन इसे ये कहते हैं, जिस तरह हम अपने JF-17 को कहते हैं जी। तो ये 20-25 साल से इस जहाज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस जहाज पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और इनकी कोशिश ये थी कि ये जहाज रिप्लेस करेंगे इन वेरी मेनी नंबर्स जो हो रहे हैं MiG-21 और जैगुआर्स, जो कि अब ऑलमोस्ट कॉम्बैट वर्दी नहीं रहे और इनके कोई स्क्वाड्रन में अब MiG-21 जो है वो नहीं रहे। तो इनकी कोशिश ये थी कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पे तेजस जो है वो इनको एज अ मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट इन स्क्वाड्रन्स में आएगा और उसके कम से कम 8 से 10 स्क्वाड्रन बनेंगे और ये एक बैकबोन होगा इंडियन एयरफोर्स का। अनफॉर्चुनेटली ये गैप तेजस फिल नहीं कर सका और अभी तक ये एक ऑपरेशनल जहाज की हैसियत से इसने ना तो पुलवामा के जो इन्होंने ऑपरेशन बंदर किया था और ना ही ऑपरेशन संदूर में इन्होंने इस्तेमाल किया तेजस को, क्योंकि ये कॉम्बैट रेडी जहाज नहीं है अभी तक। और इसको आप समझ लें कि ये डेड हॉर्स थ्योरी जिसे कहते हैं, कि मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के जो आप करते जा रहे हैं और आपको पता है कि वो प्रोग्राम एक फेलियर है, बिकॉज इसकी सर्विसेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इसके जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इसकी एवियोनिक्स है, ये सब मोस्टली इंपॉर्टेंट है और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इसको कर नहीं सके। इंजन जो है इसका अमेरिकन है, उसकी भी सपोर्टेबिलिटी का इशू है और कभी वो अवेलेबल होते हैं कभी नहीं होते। तो ओवरऑल ये जहाज या ये प्रोजेक्ट जो है इसको एक फेलियर समझे और ये जो क्रैश था, आई वुड से कि दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो मैं नहीं समझता कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा जब तक कि इसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं आते और कंट्रीज इसको बाय नहीं करती और ये इन मेनी नंबर्स ये नहीं बिकता। जिस तरह JF-17 बिक रहा है, 4-5 कंट्रीज इसको ले चुकी हैं। पाकिस्तान में 150-200 जहाज जो है वो हमारा मौजूद है। तो जब इन जहाजों का नंबर 1000 उससे ऊपर हो जाता है तो फिर ये इकोनॉमिकल भी होते हैं और इनकी सपोर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी का और मेंटेनेंस के इश्यूज भी नहीं होते। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नसीर वाग़ा साहब, आप एविएशन के एक्सपर्ट भी हैं, बहुत अरसे से आप एविएशन को कवर भी कर रहे हैं। सर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया, तेजस जिसे प्राइड ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, उसमें तकनीकी खराबी का होना और उसके बाद एयर शो में उसकी शमूलियत का होना, सर कसूर किसका है? पायलट का, टेक्नोलॉजी का या महारत का? देखिए, एविएशन की दुनिया में ना एक बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए, जहन नशी लोगों को भी करनी चाहिए कि जहाज़ चाहे वो मुसाफिरों वाला हो और चाहे वो फाइटर प्लेन हो, ये दुनिया का इंतहाई महफूज तरीन सफ़र भी होता है या इसका इस्तेमाल भी होता है और इंतहाई हसास भी होता है। छोटी सी खराबी की वजह से बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता है। एयर मार्शल आमिर मसूद साहब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया और अफसोस का इजहार किया कि एज ए फाइटर पायलट उनका यही रोल था जो उन्होंने अदा किया। मुझे खुशी हुई है इस बात पे। बात यह है कि भारत को जब भी कोई तैयारा किसी एयर शो में लाया जाता है ना, तो मेरा ख्याल है वो उनका जो टॉप ऑफ द लाइन तैयारा होता है ना, हमेशा वो सामने लाया जाता है। जाहिर है इतनी दुनिया देख रही है, वहाँ पे आपका आने वाला जो आपकी सारी सौदेबाजी है, जो आपने उसको बेचना है दुनिया के सामने, वो सारा इस एयर शो पे डिपेंड करता है। वहाँ सारी दुनिया के जो माहिरीन हैं वो आए होते हैं, वो देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद भारत का तेजा ये जो तैयारा है ये तैयार ही नहीं था इस चीज़ के लिए। और जैसे
मैं बिल्कुल ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कोई कच्ची चीज़ होती है ना, वो उस तरह शायद वो ले आए हैं। अभी उसकी जो इंटीग्रेशन थी उसके इंजन के साथ और उसके रेडार सिस्टम के साथ, देखें पायलट को इतना वक्त नहीं मिला कि वो इजेक्ट करके अपने आप को बचा सके, जैसे कि हमने वो वीडियो देखी है। वो तैयारा बिल्कुल ऐसे एकदम ज़मीन बोस हुआ है और एक लम्हा भी नहीं उसको मिला कि वो अपनी जान भी बचा सकता। तो विक्रम सिंह जो पायलट थे वो भी वहाँ हलाक हो गए। जाहिर है भारत को एक जानब तो 550 करोड़ का नुकसान भी हुआ और दूसरी जानिब जो उनको सुबकी हुई ना पूरी दुनिया के सामने, वहाँ कितना, और फिर आखिरी दिन था आज उस शो का, और वहाँ उन्होंने अपना कितनी बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी इस तैयारे की कि जब ये आएगा तो दुनिया देखेगी कि वो कितना कामयाब है। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, जो अभिनंदन थे वो मिग 21 एक इंडियन तैयारा था जो पाकिस्तान में की एयरफोर्स ने जो उनका गिराया था, वो भी पुराने तैयारे थे, उनको इन्होंने ही रिप्लेस करना था और इन्होंने ही सामने आना था। आप ये सोचें कि अगर ये जो अभी हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने सींग फंसाए थे, अगर उस वक्त ये तैयारा इस्तेमाल कर लेते तो इनका क्या हाल होता, जिस पे ये इतना ज्यादा। पाकिस्तान साहब जब मिग 21 गिरा था तो तब ये कहा गया था कि अगर तेजस हमारा होता तो ऐसा ना हो, तो पता नहीं हम क्या कर लेते। अभी तेजा का हाल इन्होंने देख लिया कि तेजस ने क्या किया है। अब अपनी जगह पे नुकसान, अपनी जगह पे पूरी दुनिया में जो जग हंसाई हुई है ना भारत की, और फिर जो आने वाले वक्त में उनको कोई ऑर्डर मिलने थे। जाहिर है जब आप मुकामी तौर पे तैयारा तैयार करते हैं, आपकी एक बड़ी इंडस्ट्री है, आपने उससे भारी मुनाफा कमाना है, आपका एक रेवेन्यू बना है, वो तो हो गया सारा कुछ स्मैश, खत्म हो गया। भारत की जो ये वाली टेक्नोलॉजी है ना जहाजों की, जंगी जहाजों की, अब उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है ये वाकया पेश आने के बाद। तो यकीनी तौर पर भारत के अंदर इस वक्त जो हालात हैं ना वो देखने और सोचने वाले। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट अंदर क्या हालात हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर आप क्या कहेंगे, आप ये भारत का तैयारा गिरा है या भारतीय गुरूर मिलिया मेट हुआ है, वो भारत जो बात बार बार कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इस तैयारी और इन तैयारों के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहता है और पाकिस्तान से फिर एक बार नबूद आसमां होना चाहता है? बात असल में यह है कि तेजा कभी ऑपरेशनल हुआ ही नहीं था। अच्छा, 2001 में इसको शुरू की गया, 2015 में इसको इंडक्ट करना था, लेकिन जब तेजा का ऑपरेशनल रोल में आना था वो तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब उसकी पहली प्रोटोटाइप बना के जो टेस्ट फ्लाइट की गई थी, उसके अंदर जो उसकी इंजन की और यूनिट्स की जो कैलिब्रेशन थी वही होती नजर नहीं आ रही थी। और आपको पता है इसको एक दफा नहीं पता नहीं कितनी दफा एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट इसकी उन्होंने की, लेकिन तेजा के कोई ना तो स्क्वाड्रन बना सके ना उसको एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट बना सके। जैसा पाकिस्तान में आपने देखा, पाकिस्तान ने अगर GF-17 थंडर के ऊपर काम किया तो उसके ऊपर उसकी तमाम की तमाम चीजें इंटीग्रेट करने के बाद, एक जहाज का मॉडल बनाने के बाद उसको पहली ऑपरेशनल टेस्ट फ्लाइट जब थी तो उस वक्त उसकी तमाम जो चीजें थी वो कैलिब्रेटेड नजर आ रही थी। तेजा को इन्होंने मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाया था और उसको कह रहे थे कि ये बहुत जो है ऑपरेशनल रोल में ये सरफेस एयर टू एयर और बाकी चीजों के अंदर बड़ा कॉम्पैक्ट रहती हो, लेकिन वो ऑपरेशनल लाइफ जब उसको करना तो उसकी ऑपरेशन में ही प्रॉब्लम आई। अब कितना बड़ा बजट एलोकेट किया गया था, लेकिन आपने ये तो आज तो क्रैश हुआ ना, जो पहली दुबई एयर शो में जो पहली फ्लाइट हुई थी उसके अंदर इसका फ्यूल लीक कर गया था। अभी फ्यूल लीक करने का क्या मतलब है? फ्यूल लीक करने का मतलब ये है कि आपकी जो इंजन, आपके फ्यूल टैंक, आपकी जो विंग और जो उसके अंदर जो आपकी एवियोनिक्स है उनके अंदर तब इंटरलिंक जो चीजें होती है वो ही मौजूद नहीं। अब इसके अंदर इसका कहते हैं जो इससे पहले पढ़ा गया था, जब जहाज टेक ऑफ करता था तो उसका इंजन इतना ओवरहीट होता था कि उसको आग लगने का खतरा होता। उसके ऊपर शायद इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो इंजन पहले अमेरिकन इंजन डालने थे, फिर प्रोडक्शन इंजन यूक्रेन से कुछ लेके आए, लेकिन इन तमाम चीजों को करने के लिए अकल की जरूरत होती है। अगर आप सारी अकल आपको इस जैसी चीज जो आज आप करून का जो चीफ है जो सोचते हुए जाता है तो कहता है कि जी वो मैं इनको कहना था कि पाकिस्तान के 5 एयरक्राफ्ट दबा हुआ तो टूट गया, मैं तो बांग्लादेश हो गया।
पे वो कहता है कि मैंने 5 एयरक्राफ्ट तबाह किए पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशनल रेडीनेस एयरफोर्स थी, एक उसकी सीनियर लीडरशिप जनरेट करती है, सही। वो उसके अंदर मौजूद है। फिर उनका जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो याद आपको 2018 में पाकिस्तान के बरमला किया था, तो उनके एयर चीफ ब्रीफिंग दे रहा था कि जी आज रात हम फ्लाइट नहीं करते क्योंकि आज बादल बहुत ज्यादा है और अटैक भी एक दिन प्ले कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं यार अच्छे बादलों पर जहाज जाएंगे, आज तो नजर ही नहीं छुप आएगा। जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। सही, बिल्कुल सही है। आमिर मसूद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि MiG-21 हो, तेजस हो, या फिर हमने देखा कि राफेल भी इनके पास मौजूद थे, लेकिन उसके लिए भी ये लोग मुकम्मल तौर पर ट्रेंड नहीं थे, ये लोग तैयार नहीं थे। सर, एक तो ये कि इक्विपमेंट का होना या वेल इक्विप्ड होना किसी मुल्क के लिए ये ज़रूरी है या फिर ट्रेनिंग ज़रूरी है, महारत ज़रूरी है? और दूसरा सर, एक और चीज़ अगर हम बात करें तेजस की, तो जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि फ्यूल लीक हो रहा था। सर, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो जानते होंगे कि फ्यूल लीक अगर हो किसी जंगी तैयारे का तो क्या उसको उड़ाना बनता है? क्यों नहीं उड़ान रोकी गई उसकी? देखिए, जो फ्यूल लीक का मामला है, देखिए मैं तो श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि फ्यूल लीक वाला जहाज ही था जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था, बिकॉज जब भी ये जाते हैं, जिस तरह JF-17 गए हुए हैं, तो डिस्प्ले के लिए जहाज दूसरा होता है और फ्लाइंग के लिए जहाज दूसरा होता है। ठीक है। क्योंकि हमेशा सर्विसेबल जहाज जो है वो मतलब उनको ये रखते हैं और उसका स्टैंड बाय एक होता है। तो ये मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता कि जो जहाज डिस्प्ले पे खड़ा था वही ये इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि डिस्प्ले वाला जहाज तो ऑलरेडी मौजूद था उधर ही डिस्प्ले पे। ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दूसरा जहाज था, ये शायद वो नहीं था जिसकी फ्यूल लीक का जिक्र किया गया था। और फ्यूल लीक का और इसमें जो मसला आया है वो मेरा जाती जो एक्सपीरियंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई 3,500-4 हज़ार का फाइटर्स घंटे का एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह। तो फ्यूल लीक होना और फ्लाइट कंट्रोल्स का होना और मैनूवरिंग का मसला होना ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं। इस जहाज का क्रैश में जो वीडियो है उसमें जो लग रहा है उससे ये मालूम होता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो अनकंट्रोल्ड हुआ है बिकॉज ऑफ सम फ्लाइट कंट्रोल इश्यूज, या कि पायलट जो है वो कोई जी लॉक वाली सिचुएशन में गया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव जीज और अनकॉन्शियस हुआ है और उसने कोई इनपुट ऐसी दी है जिससे जहाज जो है वो उसका नोज डाउन हुआ है और क्रैश हुआ है। तो ये चीजें मैनूवरिंग में, स्पेशली जब आप लो ऑल्टीट्यूड मैनूवरिंग कर रहे होते हैं, एरोबैटिक्स कर रहे होते हैं, तो उसमें जी फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, उसमें आपके पास ऑनसेट ऑफ जीज बहुत ज्यादा होती है। एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं जी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो पायलट में हो सकती है बिकॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ जीज, अगर जहाज की मैनूवरिंग अच्छी हो रही है और जो ऑल्टीट्यूड इतना कम होता है 200, 300, 400, 500 फुट, जिसमें कि लेस देन अ सेकंड का टाइम भी नहीं होता आपको कि आप रिएक्ट कर सकें। ये फिनोमिनास दुनिया में फाइटर फ्लाइंग में होते रहे हैं और बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ मतलब स्पीड और मैनूवरिंग जो हो रही होती है, तो उसको अगर देखा जाए तो पायलट के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो शायद इजेक्शन भी कर सके अनटिल अनलेस कि वो कोई फिजिकली तैयार हो इस चीज के लिए। और वो तो ये या तो फ्लाइट कंट्रोल्स का इशू कोई हुआ है या पायलट जो है उसको जी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है बिकॉज ऑफ हाई एक्सेसिव जीज रोलिंग के वक्त, और वो ग्राउंड में चला गया है जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो जाता है पायलट और अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड है विद दिस सॉर्ट ऑफ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने रेस किए हैं और यकीनन हमारे साथ साथ हमारे जो ऑडियंस हैं उनकी भी मालूमात में इजाफा होगा। वाक़ई साहब, हमने देखा कि भारत को तो सुक्की का सामना करना पड़ा, इंटरनेशनली काफ़ी एम्बैरस्ड हुए, लेकिन हमने ये भी देखा कि भारतीय एयर शो को भी दागदार कर दिया, क्योंकि दुबई एयर शो को भी दागदार किया, क्योंकि तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दुबई एयर शो में ये हादसा हुआ है। सर, भारत का क्या बुरा वक्त चल रहा है? हम देख रहे हैं तैयारों के हवाले से भी, फिर हम ये भी देख रहे हैं कि राफेल इन्होंने लिए थे तो जो कंपनी थी उसका भी इन्होंने नुकसान किया, अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, ये दूसरों का भी साथ साथ नुकसान करते जा रहे हैं। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ, नुकसान हुआ है कि ये खरबों डॉलर का नुकसान है। मैं आपको ये बताऊँ बात कि भारतीय जो वजारत दफ़ा है उसने इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 तेजस तैयारे ये इनका मुआहदा कर रखा था। आप देखें कि 97 जो तैयारे हैं यही जिसके साथ हादसा पेश हुआ है, इसका मतलब है ये अंडर प्रोसेस हैं थे। अब वो तो हो गए ठप,
क्योंकि इतना बड़ा सवालिया निशान है कि जो एयर शो में नाकाम हो गया, जैसे अभी आमिर मसूद साहब ने वो बात बताई है। देखिए, जो एक होता है ना मुसाफिर त्यारा, उसके पास ग्लाइड करने का टाइम होता है, उसके विंग्स बहुत बड़े होते हैं, उसको पायलट कंट्रोल कर लेते हैं। मेरे से कई लोगों ने आज सवाल किया फ़ोन कॉल करके कि जितना ये बताइए ना कि ये एकदम तैयार, भाई उनको शायद ये नहीं पता कि जो जंगी त्यारा है उसके पास ग्लाइड करने का कोई मौका नहीं होता, उसके तो पारी छोटे छोटे होते हैं और फिर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब वो नोज डाउन हुआ है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फिर अपना इस तरह कहीं ग्लाइड कर, वो तो वहाँ तो तसव्वुर ही नहीं है ग्लाइड करने का। अब ये चीज़ें आम लोगों की जहन में नहीं है। अब भारत जो इस वक्त सुबकी का जो उसके अंदर एक अंसर पैदा हो रहा है और वहाँ जो असल अब अपोजिशन ने मोदी के साथ करना है वो आप आने वाले दिनों में देखिएगा। उन्होंने कहना है कि यही तैयारे सवालिया निशान बने। वहाँ का एयर चीफ भी अपनी भारतीय फ़िज़ाइया के बारे कुछ दिन पहले मीडिया पे बात कर रहा था। वहाँ के जो फौजी हैं, वो जो उनकी सिक्योरिटी है, वो लोग भी भारत के इंटरनल इश्यूज़ को उठा रहे थे कि हम लोग तो तैयार ही नहीं हैं, हमारे पास वो वसाइल ही नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हमने माथा तो लगा लिया लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें कुछ दिन पहले ही आ रही थी मीडिया पे और जब ये वाकया पेश आया बजट में भी उन्होंने एडिशन की थी। बजट में भी उन्होंने एडिशन कर ली। अब मोदी के ऊपर जो बातें आएंगी ना, आप देखिएगा वहाँ की जो अपोजिशन है वो उनके साथ क्या हाल करती है कि आप ये बताइए कि जिस पे हमारा गरूर था, जिस पे हमारा प्राइड था, जो हमारा सबसे नंबर 1 अपना तैयार करदा, असल बात यह है कि जिसको भारत ये कह रहा है कि मेरा अपना तैयार करदा तैयारा है। जैसे आमिर मसूद साहब ने सारा बता दिया कि इसमें अमेरिकन इंजन है, वो तो पार्ट्स तो इन्होंने इधर उधर से कटे कर लिए, लेकिन देखिए इनसे इंटीग्रेट ही नहीं हो सके। अब ये वो तैयारा है जो रेडार से भी छुप जाता था। इसमें उन्होंने ऐसी ऐसी क्वालिटीज अपनी तरफ से डाली हुई थी और शो किया हुआ था, दुनिया को बताया था। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का JF-17 तैयारा, जैसे ही वो पीछे शो में दुनिया सारी ने देखा और उसको ऑर्डर पे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अब ये उनके लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान का अपना तैयार करदा तैयारा, नो डाउट उसमें चाइना हमारे साथ है और इस तरह नहीं कि लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि ऑर्डर पे ऑर्डर आना शुरू हो गए और वो एक इंतहाई कामयाब तैयारा इस वक्त सामने आ रहा है। भारत के लिए जो सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है वो ये है कि पाकिस्तान की चीजें कामयाब होती जा रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने राफेल का जो राफेल को जिस अंजाम पे पहुंचाया था, राफेल के भी शेयर्स गिर गए थे। और ब्रिगेडियर साहब, अब हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया एक तो रिपोर्ट कर रहा है कि तैयारे में तकनीकी खराबी, तो साथ ही जो तेजस कंपनी है उसके भी शेयर्स फौरी तौर पे गिर गए हैं। सर, भारत का अगर बस चलता तो ये इल्ज़ाम भी वो पाकिस्तान पे लगा देता कि पाकिस्तान ने तैयारे के साथ कुछ किया है और तैयारा गिर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की टेक्नोलॉजी का क्या हाल हो रहा है। किस तरह से देखते हैं सर? देखो, अभी एक इल्जाम लगाएंगे कि पाकिस्तान में उसके पायलट को कोई मोटिवेट कर दिया था। उनके बस में हो तो यही करें, बिल्कुल। उनका कोई पता नहीं जी। वो तो ये भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि भारत में जो लीडरों की धोती बचती है तो कहते हैं कि हमने भी पाड़ी आई, सही ने पाड़ी है। उनका कोई इंतजाम नहीं है, उनका कोई इल्जाम नहीं है। लेकिन बात यह है कि भारत के अंदर ना एक बड़े हाई ग्रेड एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज है। अब और वो जो सेफ्रॉन टेररिज्म हिंदुत्व का एक कल्चर है, उसने भारत के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन को अपने आसार में लिया हुआ है। तो वो ये चीजें जो है वो इंटरनेशनली तो कुछ चीजें होंगी, वो तो होंगी। इंटरनेशनली तो आपको पता है जो रफेल गिरे थे, पूरी दुनिया ने कहा था कि रफेल गिरे। नरेंद्र वो ट्रम्प जो है रोजाना एक रफेल बढ़ा देता था, तो 6-5 से शुरू हुआ था, 8 पे जाके खत्म हुआ। लेकिन उसको और ऑपरेशन सिंदूर में जो नाकामी हुई वो भी आपको पता है। उसके बाद जो है भारत ने एक नैरेटिव रखा कि हमने तो पाकिस्तान को अनएक्सपेक्टेडली हमने उनकी राहत को टारगेट हिट कर दी। अभी बात करने की ये है कि इस तमाम डिबेकल के बावजूद जो सिंदूर में आपने देखा और जो मार्का आपने पाकिस्तान में किया, तो इंडिया और बीजेपी जो है वो बिहार के इलेक्शन जीत गई जी। 243 सीटें थी, अपोजिशन कामयाब नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जो एक हाई ग्रेडेड पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म की फिजा है ना, वो हर चीज को ओवर पावर कर देती है। अब इंटरनेशनली तो भारत इससे पहले ही बड़ा बदनाम हुआ है। उन्होंने तेजा के अंदर अभी कोई और चीज निकाल ली है। लेकिन बात ये है कि इसके अंदर जो चीजें जो समझने वाली चीज है वो ये है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी, अभी मार्गल्ला डायलॉग हुआ था
उसमें प्रोफेसर काउल अमर की अगर आपने उनकी तकरीर सुनी हो, उन्होंने कहा मुझसे इंडियन चैनल ने पूछा कि जी ये जो सिंदूर था इसमें कौन जीता, ये जो पाकिस्तान है इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने कहा कि जी इंडिया हारा और पाकिस्तान जीता, एंड दिस आई वांट टू कन्वे टू होल ऑफ द वर्ल्ड कि जी हमने जो कुछ चीजें की है तो दुनिया को चीजें पता है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जो इस वक्त भारत के अंदर मुद्दा है वो जो इनवर्ड लुकिंग जिसको आप कहते हैं, उससे वो इस बुरे तरीके से मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इस बुरे तरीके से हिंदुत्व का कार्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को जो है वो नीचे नहीं आने देते। अगर वो पॉलिटिकल स्टैंडिंग नीचे आती तो बिहार के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हार जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और लग ऐसा ही रहा था कि होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी अगली 6 में 5 असेंबलियों के इलेक्शन होंगे। वैसे तो पाकिस्तान की जो कोई एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि भारत में चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, पाकिस्तान के लिए दोनों बराबर है। वो सारे एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट, एंटी पाकिस्तान रिटॉरिक्स पे इलेक्शन भी जीतते हैं और एंटी पाकिस्तान रिटॉरिक्स पे अपनी सियासत भी चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमूमन ये कहता हूँ कि मैं भारत नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसने हमारे टारगेट पे हमला किया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसलिए कि उसके बाद पाकिस्तान अमूमन तो लोग वेपन बनाते हैं ना तो उसको रेंजेस पे टेस्ट करते हैं, वो एक कोल्ड टेस्ट होता है, रेंजेस पे टेस्ट पे लाइव एमुनिशन मतलब लाइव एमुनिशन होता है लेकिन लाइव टारगेट नहीं होता। पाकिस्तान को तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा मसला ऐसा अपॉर्चुनिटी दी कि हमने 17 थंडर, TN-15, अल्फा मिसाइल इन सबकी लाइव टेस्टिंग की, बिल्कुल ऐसा ही है, और 100% एक्यूरेसी से टेस्टिंग की। इसीलिए दुनिया में आज पाकिस्तान की पोजीशन दिफाई तौर पे और पाकिस्तान चाइना की जो कॉपरेशन है और उसके बाद JF-17 सही ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आगे, यानी कहना गलत नहीं होगा कि ये जो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। आमिर साहब, मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है या नैरेटिव कह दें, इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की हाइप क्रिएट की थी इंडिया ने, लेकिन अब पैदर पे हम देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया इक्विपमेंट का जो हाल हो रहा है, इससे किस तरह से भारतीय मयार मुतासिर हो रहा है और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से उभर कर दुनिया के सामने आ रही है? जी देखिए, ये जो एविएशन है ये और जो नया जहाज बनाना, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। और आजकल जितने भी इवन अमेरिका ने जो F-35 जहाज बनाया है, इसमें तकरीबन 17-18 ममालिक जो है उनका मुश्तरका एक इंटीग्रेशन है, जो जिसकी स्पेशलिटी थी उसको वो दिया गया, जिसमें इटली भी है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज और भी हैं। किसी ने एयर फ्रेम बनाया, किसी ने एवियोनिक्स की, किसी ने फ्लाइट कंट्रोल्स किए, और इसी तरह वेरियस जो लैंडिंग गियर सिस्टम था। तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है जो कि एक नया जहाज बनाना होता है। तो इंडिया ने इस चीज के लिए कोशिश तो की कि वो सारा कुछ जो है अपने नाम डाले, लेकिन ये उसके लिए नामुमकिन है। जिस तरह हम JF-17 बना रहे हैं उसमें चाइना का बहुत एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनसे हमने एवियोनिक्स की शेयर किया है, वेपन्स के लिहाज से भी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। तो ये बहुत एक प्रूडेंट तरीका है कि आपको तमाम ममालिक का पता होना चाहिए, उनसे आपको शेयरिंग करनी चाहिए टेक्नोलॉजीज की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट आप कर सकें इन अ सिंगल वेपन सिस्टम, ताकि वो सिस्टम जो है एक कोहेसिव किस्म का सिस्टम बने और जिसमें इश्यूज ना आए। उसमें आपकी अपनी इंजीनियरिंग की महारत भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपकी अपनी टेक्नोलॉजी, आपकी अपनी। तो ये जो तेजाज तकरीबन 20-25 साल हो चुके हैं और शुरू से ही इसके अंदर कुछ सीरियस डेफिशिएंसीज थी, एवियोनिक्स के लिहाज से भी, फ्लाइट कंट्रोल्स के लिहाज से भी, इंटीग्रेशन के लिहाज से भी, सपोर्टेबिलिटी के लिहाज से भी, और इंजन जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके लिहाज से भी। तो ये जो कोशिश थी ये एक नाकाम कोशिश थी, और आज तक बिल्कुल सही बात है कि ये ऑपरेशनल इसी वजह से नहीं हो सका क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, करप्शन वाला एलिमेंट बहुत रहा, प्लस पॉलिटिशियंस का बहुत ज्यादा इसमें रोल रहा कि वो एक डेड हॉर्स थ्योरी के तहत उस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं था, बजाय इसके कि इसके रूट कॉज को एड्रेस करते, इसकी बेसिक्स
डेफिशिएंसीज को एड्रेस करते, उन्होंने इसी के अंदर पैसे डालने शुरू कर दिए और इसके अंदर जो कमजोरियां थी उनको इन्होंने एड्रेस बिल्कुल नहीं किया। और आज ये प्रोजेक्ट जो है इस नहज पे खड़ा हुआ है कि वो जहां इसके 12 से 13 स्क्वाड्रन बनाना चाहते थे, आज इसका एक स्क्वाड्रन बन नहीं सका। और जहां इंडिया बात करता था कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ेंगे और 42 स्क्वाड्रन हमारे पास होंगे, जिसमें बैकबोन जो है वो तेजाज की होगी, जो हमारा अपना इंडिजिनस फाइटर होगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उनके जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है वो 30 से भी कम है और वॉर वर्दी जो है वो 20 के करीब स्क्वाड्रन हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 1 फ्रंट वॉर भी इनके लिए लड़ना मुश्किल है। और उसकी बेसिक वजह यही है कि उन्होंने MiG-21 को और जैगवर्स को, जो कि इस वक्त फेज आउट हो चुके हैं, उनको तेजाज से रिप्लेस नहीं कर सके और तेजाज जो है वो अपना गोल पे आ नहीं सका, ऑपरेशनल नहीं हो सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। वागा साहब हमारे साथ ही होंगे। नाजरीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ दीगर मेहमानों के साथ मुल्क की सियासत पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासत की बात करें और अपोजिशन की बात अगर हम करें तो अपोजिशन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही है। जब 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हुई तब भी हमने देखा कि अपोजिशन ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो अपोजिशन को करना चाहिए था। एक धड़ा ये कहता है कि अपोजिशन इस वक्त इसलिए मुश्किल में है क्योंकि दूसरी तरफ से उन्हें मुश्किल में डाला जा रहा है, और एक धड़ा ये कहता है कि अपोजिशन अपनी वजह से मुश्किलात का शिकार है। अब अपने पैनल के सामने ये सवाल रखते हैं कि आखिर अपोजिशन की असल मुश्किल की वजह क्या है और कौन है जो अपोजिशन को मुश्किल में डाल रहा है। वागा साहब, अपोजिशन की हम बात करें तो क्या अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है और क्या वाकई अपोजिशन इस वक्त मुश्किल में है? देखिए, एक बात तो तय है कि अपोजिशन को असेंबलीज में बैठ के प्रॉपर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। उनकी तादाद कम हो, उनकी तादाद ज़्यादा हो, ये कहना कि हम बायकॉट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये किसी तरह भी दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में ये बात कभी भी अप्रिशिएट नहीं की जा सकती कि आप बार बार असेंबलियों का बायकॉट करें और आप प्रॉपर प्रोसीडिंग का हिस्सा ना बने। अब इस बारे में अपोजिशन का ये कहना है, मेरी उनके कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि जब हम बहस के ज़रिए कोई बिल पास कराते हैं और हम वहाँ मौजूद होते हैं तो वो मज़ीद मजबूत हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि ये बाकायदा बहस व तकरार के बाद इस पर पूरी एक किस्म का सबका कंसेंट हुआ, हमारा इख्तलाफ राय था, हुकूमत ने अपनी राय दी, तो उसके बाद ये बिल पास हुआ। अब उनका ये ख्याल है कि इस तरह के पास किए गए बिल जिन में अपोजिशन बायकॉट करती है और हुकूमत का साथ बिल्कुल नहीं देती, वो वाले बिल और वो वाले कवानीन जो हैं वो दुनिया की नज़र में और पाकिस्तान के आइन में भी कमज़ोर कवानीन जो है वो समझे जाते हैं। अच्छा। ये है पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त वो सिनेरियो जो अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर बैठ के तमाम असम्बलीज में, वो सूबाई असम्बलीज हैं या वो नेशनल असम्बली है या वो सेनेट है, इस सिचुएशन ने पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है उसको दागदार कर दिया है। अब तमाम लोग जो जमहूरियत पसंद हैं वो ये कहते हैं कि अपोजिशन को बाकायदा बैठकर बहस में हिस्सा लेना चाहिए, इख्तलाफ राय में अपना वोट दें, एक बड़ी तादाद है अपोजिशन की, तो उनको हिस्सा लेना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि वो उठ के बाहर चले जाएं। ये सिस्टम जो है ये ओवरऑल पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को दागदार करता जाएगा और लोगों का जमहूरी निज़ाम पे अपना इत्मीनान उठ जाएगा। तो यही वजह है कि फिर जब इस तरह के हालात होते हैं। अच्छा वाक़ई साहब, ये भी लोगों ने कहा कि ऑपोजिशन के इस किरदार ने अल्टीमेटली हुकूमत के जो नैरेटिव था उसी को सपोर्ट किया है, ऐसा है? यकीनन, बिल्कुल सही बात है। देखें, वो जैसे हम आम तौर पे कहते हैं ना, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, तो यही बात है कि जब आपने हिस्सा ही नहीं लेना तो इसका मतलब है कि आपने उनकी मुखालफत नहीं की, तो फिर आपने तो फिर उनका साथ दे दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं बार बार पीछे भी एक हमने प्रोग्राम में इस बात पर बहस की थी कि देखिए अपोजिशन का किरदार जमहूरी मुल्कों में बहुत ज़रूरी होता है और उनको अपना रिकॉर्ड जो है वो वहाँ रिकॉर्ड करवाना चाहिए, अपना जो एहतजाज है
ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इनका मौकफ क्या है और उनका, बल्कि उनसे जो इख्तलाफ राय करें वहां उनको बताएं कि ये चीज गलत है। आप ये देखिए, बाकी अवामुन नास को भी तो पता चले ना। अब चुप करके बाहर चले जाना ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना, यानी आप रिंग में रह के ही बॉक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है वाक़ई साहब, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सुहेल आफरीदी साहब को भी तलब किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि तलाल चौधरी साहब को तलब किया, फिर वफाकी वज़ीर अवैस लुगारी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी हुए और ये कहा जा रहा है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कम से कम इन नोटिस के बाद और इस कार्रवाई के बाद कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अच्छा। उसने दूसरी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की है, हमारे खिलाफ कार्रवाई किसी ज़ाती मकसद का नतीजा है। अब देखिए यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो वज़ीर आला हैं KPK के। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वज़ीर, कोई भी चीफ मिनिस्टर या जो इस ओहदे पे जाता है ना, तो वो फिर सारी पब्लिक का नुमाइंदा होता है, वो फिर पार्टी का नुमाइंदा असूलन नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है, आप सारे इंतखाबात का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब भी कोई ज़िमनी इंतखाब हुआ है उस वक़्त भी, या अगर कोई उस वक़्त केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शंस हो रहे हैं, तो तमाम वज़रा जो हैं, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है, वो हर हाल में इलेक्शन में इंटरफेयर करते हैं और आके अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं। वहाँ जाहिर है फिर जो एक मौजूदा हुकूमत का मिनिस्टर होगा उसका इम्पैक्ट ही और होगा, लोगों से मिलना, उसका प्रोटोकॉल, उसके साथ पुलिस गाड़ियाँ, ये वो, अब वो जो उसका एक आउटलुक होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सुहेल अफरीदी साहब को भी इससे अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी जानब अगर फैसलाबाद में कोई कर रहा है, किसी और जगह पे नून लीग के हुज़ैफा साहब कर रहे, मेरा ख्याल है इन सब को जब मिनिस्ट्रियाँ मिल गई तो इनको अपने अवाम को कहना चाहिए कि देखिए हमारी जो पॉलिसियां हैं आप उन पे वोट दें, आप हमारी प्रेजेंस की वजह से वोट मत दें। ये धमकियां देना सियासी मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को, ये रविश नहीं देता। आमिर खाकानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खाकानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकानी साहब, हम अपोजिशन के किरदार की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब की। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि उन्होंने बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त मिलने के लिए अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को एक ख़त लिख दिया है। सर, आपको लगता है कि उस ख़त का जवाब दिया जाएगा और इजाज़त देनी चाहिए? क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही बानी PTI से मिलने की? देखिए, मतलब ये दोनों तीन अलग अलग चीजें हैं। ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर ने खत लिखा है, खत का जवाब तो दिया जाएगा यकीनी तौर पे PM साहब को, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब का इस खत के और इसके अलावा वैसे एक उनका अंदाज खासा जारहाना रहा है। और वो ये तो जो अच्छी बात है वो खतों पे ये है ना, तो पहले तो काफी सख्त बयान देते रहे, तो अब इसका मुझे ऐसी अंदाजा नहीं है कि खत में मेरे सामने मैं नहीं देख सका अभी तक कि वो क्या उसके मतलब जात किया। वो कह रहे हैं मुलाकात से रोकना गैर इंसानी है, गैर इखलाकी है और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वकार को यकीनी बनाएगी। देखिए, वैसे तो बात यह है कि कानून के मुताबिक मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान साहब को उनकी अमशीर खान से मुलाकात करानी चाहिए, इसलिए भी करानी चाहिए कि खुद मुस्लिम लीग नून सफर कर चुकी है। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इमरान खान के दौर में भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर इसी मरीम नवाज साहब को गिरफ्तार किया गया था रात के 3 बजे होटल कमरा तोड़ के, जो कि बिल्कुल एक तुक नहीं थी, वो बिला जवाब से, या नैब केसेस रहे इन पे, इनके मतलब नवाज शरीफ साहब खुद भी रही हैं, उसमें कैद में रही हैं, और शहबाज शरीफ हमजा भी और लोग भी रहे, और कुछ उसमें वहाँ ज्यादतियां हुई हैं उस वक्त PTI पार्टी के लोगों से भी। मतलब आपको याद होगा फरियाल तालपुर को चांद रात को अरेस्ट किया गया था, और वो सारा कुछ वो भी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। तो ये जब लोग गुजर चुके हैं तो इनको वो चीजें रिपीट नहीं करनी चाहिए। ये अंदाजा कर सकते हैं कि कितना तकलीफ दे होता है, और अगर इस तरह कैद में अगर मुलाकात ना होने दी जाए या चीजें, तो मतलब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और उससे क्या हो जाएगा अगर वो अलीमा खान की या नौरीन खान की, हमशीरा की या तीसरी बहन उनकी अगर मुलाकात हो जाए खान साहब से, तो ज़ाहिर क्या हो जाएगा, कुछ ठीक है। खाकानी साहब, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से महमूद खान अचकज़ई को हटाकर फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको लगता है कि सरबराही कबूल करेंगे मौलाना साहब? देखिए, अगर वो वाकईतन ये मूव तो एक बड़ी स्मार्ट मूव है। अच्छा। ये वैसी ही मूव है जिस तरह PDM ने की थी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब
एक अपोजिशन का अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं, उनके पास कारकुन हैं, काफी सारा उनका नेटवर्क है, अच्छा खासा नेटवर्क है दीनी जमातों, दीनी मदारस का और सबका, और वो अगर इनके साथ शामिल होते हैं तो एक इसमें तहरीक में थोड़ी सी जान तो पड़ जाएगी। और लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान इसको माने, तस्लीम करे, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि इसलिए आसान नहीं है कि केपी में जो लोग हैं वो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की राइवल है, और वहाँ पे खासतौर पर पहले गंडापुर साहब के दौर में तो काफी चीजें ऐसी थी जो मौलाना फजल रहमान को लिए मुश्किल था काफी। तो अगर ये कर पाए तो एक अच्छी पॉलिटिकल मूव है, स्मार्ट मूव है इसे। ठीक है, ठीक है जी ठीक है। वाक़ई साहब, अब हम एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। इनके दरमियान जो कशीदगी जो अज़लों से चल रही है और मेरे ख्याल में अब तक रहेगी, आखिर मसला क्या है इन दोनों जमातों का? और आखिर सवाल हमारा यही है कि कराची वालों का, सिंध वालों का किसी ने सोचना है या नहीं सोचना, आपस की लड़ाई में लगे रहना है? अल्लाह ताला सिंध को भी कायम रखे और कराची को भी कायम रखे और इन पार्टियों को भी कायम रखे। मेरा ख्याल है हमने जब से होश बड़ा डिप्लोमेटिक आपने आंसर दिया है। हमने जब से होश संभाला है, मेरा नहीं ख्याल कि कराची के बारे में ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एमक्यूएम के दरमियान, और इसमें जमात इस्लामी को भी ले आए, चले सही है, वो भी गेम के अंदर शामिल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके पास सिंध की सूबाई हुकूमत है, बहुत बड़ी मजबूत हुकूमत है उनके पास। मेरा ख्याल है कि अगर ये पार्टियां मिलजुल के बैठ के ये सारा मसला हल कर लें, तो बस यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ये एक पेज पे नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि जी कराची की मेयरशिप हमें मिलनी चाहिए, जमात इस्लामी कहती है हमें दें, एमक्यूएम कहता है हमें दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमें दें। भाई ये जो कराची की मेयरशिप है ना, असल में मुझे तो यूं लगता है कि ये वजारत आला सिंध से भी बड़ा ओहदा है। अच्छा। जिस पे बहुत बड़ा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। उसकी वजह क्या है? बजट बहुत बड़ा है, बदलियाती इदारों को वहाँ जो सिस्टम है उसका बजट बहुत बड़ा बजट है। अब इन लोगों का ये ख्याल है भाई बड़ी सीधी सी बात है, जो कारकर्दगी दिखाएगा लोग उसको वोट देंगे, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लोगों ने कहा जब ये मेयर का इलेक्शन हुआ कि जी ये इस तरह हुआ है, ये ज्यादती से मुंतखब हो गए। मैं कहता हूं अगर कोई किसी तरह भी मुंतखब होने के बाद अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन दिखाता है तो ये सारी चीजें छुप जाती हैं, सब लोग खामोश हो जाते हैं। जब आवाम आवाज परफॉर्मेंस नजर आ रही है जी, परफॉर्मेंस नजर आई आपको? नहीं, वही तो मसला है। कराची के मसाइल जूं के दूं हैं, गंद देखें वहीं, पानी का मसला वहीं, लॉ एंड ऑर्डर आप देख लें आज भी ठीक नहीं हुआ, और उनके यही मसाइल हैं। और कराची क्या मांगता है? हमारा जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा हब है वो कराची है। मैं अभी हाल ही में कराची गया हुआ था, तो आप यकीन जाने वहां अंदाजा होता है कि वो कितना बड़ा शहर है। पूरे एक, मैं कहता हूं एक छोटे मुल्क के बराबर है कराची, और इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा बिजनेस है। वहां अगर सुकून हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए, लोगों को पानी मिल जाए, लोग आराम से अपना काम काज करें, लोगों ने कहना भाई हमारी तरफ से मेयर कोई भी हो, मेयर साहब ने हमारे लिए इतने काम कर दिए हैं, अब कोई बंदा सवाल जवाब नहीं करेगा। असल बात है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस जो देगा लोग चुप हो जाएंगे, जब वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो दूसरी पार्टी को मौका मिलता है कि आप देखें हमारा कराची कितना गंदा है, वहां आप नाले देखें, सफाइयां देखें, तजावजात की इंतहा देखें। पंजाब गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जाता है, पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब के अंदर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया वो अपनी मिसाल आप है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और सारे सूबों को इसको रोल मॉडल समझ के इस पे अमल करना होगा। तो कराची क्यों नहीं करता? कराची के अवाम कहते हैं वो लाहौर देखें, वो बार बार पंजाब की मिसालें देते हैं। मैं वहां था, लोग पता क्या पंजाब की मिसालें देते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है, बुरा मान जाते हैं। मैं जब कराची में था तो लोग हमें सड़कों की बातें करते थे कि देखिए लाहौर में कितनी आला सड़क। सही। खाकवानी साहब, कराची के शहरी कब तक सियासी वादों के बीच में ही पिसे रहेंगे? कौन है कराची का असल वारिस, पीपल्स पार्टी या फिर एमक्यूएम? बड़ा है वागा साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे। और मैं समझता हूँ एक अच्छी यहाँ पे बात ये है, गुड लक ये है कि चाहे धांधली के जरिए से ही, चाहे तहरीक इंसाफ के वोट तोड़ के जरिए से ही, लेकिन मेयर जो है अमर साहब वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। यानी कराची में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। मेयर कराची का पीपल्स पार्टी का है, सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और पिछले 18 साल से है। यानी ऐसा भी नहीं कि नई हुकूमत हो, मसाइल उनके जनाब ठीक कर रहे हो। वो तीसरा डिनोर है उनका, 3 बार बन चुके हैं वो। तो और साथ मरकज में भी उनको पूरी सपोर्ट हासिल है वफाक की।
फिर भी अगर कराची के लिए कुछ नहीं हो रहा तो उसकी सोल जिम्मेदार जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये बहुत ही अफसोसनाक है कि वहाँ सिंध में के भी एक सिंध की वैसे भी अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं, अंदरून सिंध के वो भी कम नहीं है, लेकिन कराची तो इसलिए कि टैक्स पेयर का शहर है इतना बड़ा, तो वहाँ पे टैक्सेस इतने ज्यादा जमा होते हैं और हक बनता है और उतने मसाइल बहुत ज्यादा। अच्छा देखे ना, अब लॉ एंड ऑर्डर है वो चलो बल्दिया का नहीं मसला, उससे हुकूमत मसला है, हुकूमत भी तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन अब सड़कों अब सफाई का या सीवरेज के मसाइल ये बल्दिया के मसले हैं। बल्दिया के पास फंड नहीं है तो फंड देने चाहिए, अगर सूबे के पास कम है, वैसे सूबे के पास कमी कोई नहीं है। और आप देखें अभी अगर बात हुई थी एनएफसी में सूबों का हिस्सा कुछ कम करके मरकज को बढ़ाने की, तो वो मरने मारने पे आ जाते हैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी के लोग। वहाँ पे बिलावल भुट्टो जैसे लोग भी और सब लोग भी इतना शदीद रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो सूबे के फंड जो हैं वो नीचे शहरों में तकसीम करने को तैयार नहीं है। मगर अगर तकसीम किया जाए तो कराची का बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा, सूबे का सबसे बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज इतना बड़ा शहर है, तो वहाँ पे फंड उसके खर्च होने चाहिए, उस पर सड़कें बननी चाहिए, सीवरेज का इंतजाम होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना चाहिए, पानी की चीजें ठीक, उनके वाटर उनके मामला हैं मैनेजमेंट के वो ठीक होने चाहिए, और बहुत कुछ वहाँ ठीक होने वाला है। तो अलमिया है, ये बहुत ही शदीद अलमिया है। और जब कराची के लोग कहते हैं कि हमारा अलग सूबा बनाए, तब तो वो बहुत ही यानी शदीद तरीन रिएक्शन आता है सिंध में। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि अलग सूबे की बात ना हो, लेकिन ये सिंध हुकूमत कराची सिंध का हिस्सा है और ज़ाहिर आज भी कदीमी हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे ही है। कराची के मसले हल होने चाहिए, कराची के मसले हल होने चाहिए, और हम देख रहे हैं कि हर गुजरता दिन मसलों में इजाफा ही करता नजर आ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी आवाम का नहीं सोच रहा है। ऐसा लग रहा है कि जमातों की जो बाहमी कशीदगी है वही कराची की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वागा साहब, आमिर खाकवानी साहब, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।